हमने दो टेक्निक डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में। ये ओपन करता हूँ। लास्ट लेक्चर में वी हैड डिस्कस टू अप्रोचेस। ठीक है जी। अब हमने पे बैक पीरियड तक डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम थर्ड करेंगे, दैट इज डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। देखिए, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में और पे बैक पीरियड में कोई फर्क नहीं, सेम वही चीज है कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू पे ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, यानी कितने सालों में आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो है वो वापस आ जाएगी। दिस इज अ पे बैक पीरियड। सिर्फ फर्क यहाँ डिस्काउंटेड का है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सिंपल पे बैक पीरियड में आप कैश फ्लो को डिस्काउंट नहीं करते, यानी प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट नहीं करते, लेकिन यहाँ पर आप डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में पहले आप कैश फ्लो को डिस्काउंट करेंगे और उसके बाद पे बैक पीरियड को अप्लाई करेंगे, यानी बाकी कोई फर्क नहीं है। यानी इन दिस मेथड फर्स्ट वी हैव टू calculate the present value of future cash flows, and then we will calculate payback period as already discussed in simple payback method। यानी इसमें कोई फर्क नहीं है स्वाई इसके के आपने इसको डिस्काउंट करना। ठीक है, बाकी किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसमें ऑब्वियसली उसी तरह जैसे एनपीवी में हमने पहले प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया था, यहाँ पर बस एनपीवी नहीं निकालेंगे, हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो को लेकर उसको पे बैक में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। डिसीजन रूल का ताल्लुक है वो भी सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है। हमने पढ़ा था अगर इंडिपेंडेंट डिसीजन है तो उस सूरत में आप क्या करेंगे कि अगर कट ऑफ पीरियड से अर्लियर है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन है तो फिर आप उन दो डिसीजन में से जिस जो बेस्ट होगा, जो अर्लियर पे बैक कर रहा है, उसको आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ABC लिमिटेड intends to make investment and it has an opportunity the relevant details are given as under. Investment required rupees 50,000. Life of project 5 years. Cash flows generated in future are estimated as under. Year 1 18,000. Year 2 17,000. Year 3 15,000. Year 4 20,000. and year 5 12,000. ये 5 कैश फ्लोज आ गए हमारे पास। अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि डिस्काउंट रेट इज 12%, 11% कर लेते हैं। डिस्काउंट रेट इज 11%। रिक्वायर्ड कैलकुलेट डिस्काउंट रेट payback
अच्छा, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जब डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड आएगा तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आप उसको कन्वर्ट करेंगे पहले प्रेजेंट वैल्यू में, यानी फ्यूचर कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। डिस्काउंट का मतलब जो आपने पूछा है, डिस्काउंटेड क्या होता है कि जब आप किसी भी फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हो तो उसको हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो कहते हैं। ठीक है। डिस्काउंटेड पे बैक समझ नहीं आ रहा, क्या फर्दर एलेबोरेट प्लीज। देखें, ये तो वही चीज है जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो जो एनपीवी में निकाली, यानी जो आपको कैश फ्लो गिवन है, ये तो आप ये कह रहे हो कि अगर 11% मेरी वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन होती है तो रियल टर्म में मुझे 18,000 की बजाय कितनी अमाउंट मिलेगी, दैट इज नोन एज प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है। तो अब इसका यहाँ सोल्यूशन लेते हैं। तो पहला काम आपने क्या करना है, सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि जो जो भी आपको दिया हुआ है डाटा ईयर्स, उसको पहले ले आए। 1 2 3 4 एंड 5, 5 साल का आपके पास डाटा गिवन, दिस वन। उसके बाद मैं लूंगा कैश फ्लोस। कैश फ्लोस जो गिवन है, एनुअल कैश फ्लोस। ठीक है। अब पहले साल का कैश फ्लो है 18,000 डाटा में, दूसरे साल का 17,000, तीसरे साल का 15,000, चौथे साल का 20,000 और पांचवें साल का 12,000। हाँ, अलबत्ता पहले साल से पहले 0 ईयर लिख लें, वो रह गया 0 ईयर, जहां पर आप कैश आउटफ्लो लिखोगे कि कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड थी, 50,000। जैसे हमने पढ़ा था, assumption हमारी क्या होती है कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो 0 ईयर में। ठीक। अब यहां से मैंने कैलकुलेट करना है डिस्काउंट फैक्टर या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 11%। ठीक है। 11% पे हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमने पढ़ा था कि पहले साल 0 ईयर का जो फैक्टर है वो 1 होगा, और उसके बाद कैसे करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस और इंटरेस्ट रेट, डिस्काउंट रेट 11%। ठीक है। तो ये 1 डिवाइडेड बाय 1.11, ये आगे वैल्यू। इसी तरह इस आंसर को भी डिवाइड किया 1.11, इस आंसर को भी डिवाइड किया 1.11, इस आंसर को भी डिवाइड किया 1.11 और इसको भी डिवाइड किया 1.11। ये एक एक मैं शो कर रहा हूँ, कॉपी कर भी कर सकता था, लेकिन मैंने एक एक अमाउंट आपके सामने लिखी। अच्छा, अब जब मैं कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू से कन्वर्ट करूंगा तो दैट इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ये मेरा डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ जाएगा। इससे सिंपल मल्टीप्लाई कर, यानी 50,000 इंटू 1, 50,000, 18,000 इंटू 0.901 जो कि 16216 है। इस तरह सारों को मैंने मल्टीप्लाई किया, हर अमाउंट को अगले से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। इसको हम कहेंगे डिस्काउंटेड कैश फ्लोस। ओके। अब मुझे चाहिए यहां तक, अब आपका एक्स्ट्रा चीज है। एक्स्ट्रा से मतलब है कि ये वो काम है जो आपने किया था कहां पर, जो आप जनरेट कर रहे थे एनपीवी वगैरह मेथड यूज कर। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने पे बैक एक्यूमुलेटेड डिस्काउंटेड कैश फ्लो कैलकुलेट कर, यानी जो कैश फ्लो निकाला है उसको एक्यूमुलेटेड में कन्वर्ट कर दें। और ये सेम उसी तरह होगा जैसे पढ़ा था। जिस दिन आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस दिन 50,000 की, फिर 50,000 में प्लस करोगे 16216, फिर आप 33,784 में प्लस करोगे 13,798। आप देखते जाओ स्क्रीन पे, मैं कॉपी नहीं कर रहा इसलिए कि एक एक स्टेप देखते जाओ, बड़ा सिंपल है। पिछली वैल्यू में इस साल की वैल्यू जो है वो ऐड करते जाएं, जब तक माइनस होता है वो पे बैक होता है। यहाँ प्लस में कन्वर्ट हो गया और अब यहां तक मेरा पे बैक होगा। ठीक है। अब यहां से मैं डिस्काउंटेड पे बैक इन ईयर्स कैलकुलेट कर लेते हैं।
अच्छा, वो यहां से शुरू होगा, जहां तक माइनस वैल्यू है 111 आता रहेगा, ठीक है। अब जहां प्लस हो रही है तो वहां हमने क्या पढ़ा था कि जो इस साल शुरू होने से पहले मुझे कैश फ्लो चाहिए था 9018, इसको डिवाइड कर दूंगा इस साल के कैश फ्लो पर 13175 पर, तो ये मेरा पास आंसर आ जाएगा। यानी 9018 डिवाइडेड बाय 13175, तो 0.68 आ गया। इसकी वर्किंग मैं यहाँ शो कर देता हूँ। 9018 divided by 13175, ignoring the minus sign। अब इसको जब प्लस करूंगा, दिस इज द पे बैक पीरियड, यानी 3.68 ईयर्स जो है वो मेरा डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड होगा। अब सवाल ये है कि क्या मुझे इसे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। इट डिपेंड्स अपॉन द कट ऑफ पीरियड, जो मैंने क्वेश्चन में नहीं लिखा, अगर मैं यहां लिख दूं कट ऑफ पीरियड इज 3 years, यानी मैं वहां इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं जहां पर 3 साल में मेरा कैश फ्लो जो है वो इतना जनरेट हो जाए कि मेरी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट वापस आ जाए, ठीक है। उसको हम कहते हैं कट ऑफ पीरियड। अब यहाँ पर कट ऑफ पीरियड जो है वो 3 years है और डिस्काउंटेड पे बैक 3.68 है। अब चूंकि डिस्काउंटेड पे बैक ज्यादा है और कट ऑफ पीरियड कम है, तो वी शुड नॉट मेक इन्वेस्टमेंट in this project because discounted payback period is greater than cut off period, ठीक है। और अगर लेस देन होता तो हम बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेते। दिस इज द, जो रेड कलर में मैंने लिखा ये सारा आंसर है 3.68 years, ये भी आंसर है, ये ऊपर लिखा हुआ है इन years। और जो नीचे आपको डिस्काउंटेड कैश फ्लो नजर आ रहा है, जो नीचे स्टेटमेंट लिखी है, इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन। ये मैंने एक सिंपल एग्जांपल ली। अब एक एग्जांपल दूंगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की, ठीक है। उसमें हम डिस्काउंटेड पे बैक कैसे निकालेंगे अगर हम उसकी तरफ आते हैं। एक्यूमुलेटेड डिस्काउंटेड कैश फ्लो कैसे कैलकुलेट किया ये तो फिर देख लें। यानी ये पहली अमाउंट 50,000 एग्जैक्ट वही है। जब 0 ईयर में आपने इन्वेस्टमेंट की थी तो आप कह रहे हो कि मेरा 50,000 रुपए जो है वो इन्वेस्ट हो चुका है। एक साल के बाद आपको 16,216 रियल टर्म में रिकवर हो गया। इट मींस अभी भी स्टिल 33,784 मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो बाकी है, यानी 50,000 में इसको मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। इसी तरह 33,784 में से 13,798 माइनस किया, फिर इसमें से फर्दर 10,000 माइनस किया, यानी हर पिछली वैल्यू में इस साल की डिस्काउंटेड कैश फ्लो को आप माइनस करते जाओ, ठीक है। डिफरेंशिएट सिंपल एंड डिस्काउंटेड पे बैक। देखिए बेसिकली सिंपल पे बैक पीरियड में आप सिर्फ इसी कैश फ्लो को लोगे, दिस वन, उसको डिस्काउंट नहीं करोगे और इसी को क्यूमुलेटेड पे कन्वर्ट करोगे। सिर्फ यहाँ पे फर्क ये है कि ये दो कॉलम जो है आपके एक्स्ट्रा आ रहे हैं जो मैंने येलो कलर में। अगर मैं इसको खत्म कर दूं और इसकी बेसिस पे कैलकुलेट करूं, वो सिंपल कैश फ्लो सिंपल पे बैक पीरियड होगा। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का फार्मूला मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, फिर रिपीट कर देता हूं मैं, इसमें मसला नहीं है। 9018 को 4156 पर डिवाइड क्यों नहीं किया, ठीक है। 9018 को आप कह रहे हो इस पे डिवाइड क्यों नहीं किया भाई, ये तो एक्यूमुलेटेड है। आपने हमेशा उस पे डिवाइड करना होता है जो एक्चुअल कैश जनरेट हो रहा है इस साल में। ये कैश जनरेट नहीं हो रहा, ये तो एज एट है। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है आज तक का कैश फ्लो, और ये जो कैश फ्लो है ये फॉर द ईयर है, तो हम फॉर द ईयर पे इसको डिवाइड करें, ठीक है। उसके बाद आपने एक क्वेश्चन और किया था स्टूडेंट ने, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर रिपीट कर देता हूं मैं, ठीक है। अगर कट ऑफ पीरियड ना दिया हो क्वेश्चन में तो फिर
क्या करेंगे, तो बस फिर वो ये आपसे डिसीजन भी नहीं मांगेगा ना, फिर सिर्फ आपसे कहेगा पे बैक पीरियड निकाल दो डिस्काउंट की, फिर आपसे डिसीजन नहीं मांगेगा। डिसीजन तब तक नहीं मांगेगा जब तक कट ऑफ पीरियड ना दिया हो इंडिपेंडेंट। आज what about the all other variable and fixed cost to generate future cash flow and incorporate them in question? देखो याद रखिएगा ये जो कैश फ्लो दिए होते हैं क्वेश्चन में, इसमें सारी कॉस्ट लेस हुई होती है, चाहे वो फिक्स्ड हो या वेरिएबल। उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी वेरिएबल और फिक्स्ड होगी वो आपकी हम उसको लेस करके ये कैश फ्लो कैलकुलेट करते हैं। पे बैक पीरियड और कट ऑफ इक्वल हो तो एक्सेप्ट करेंगे, यस उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, यानी कम से कम उसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है जी, अब मैं उस क्वेश्चन पे आता हूँ जी कि ये अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालना है। तो मैंने लास्ट टाइम भी फार्मूला लिखा था, फिर लिख देता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपने निकालना हो तो हम क्या करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर रेज टू पावर, ये जो मैंने कॉमा लगाया ये रेज टू पावर के लिए लगाया, रेज टू पावर n। ठीक है, इस फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, लेकिन आसान तरीका ये होता है कि यहाँ फार्मूला लगाने की बजाय आप पिछली वैल्यू को अगली वैल्यू पे डिवाइड करते हो, यानी 1 प्लस आर पे डिवाइड करते हो। डिवाइड ईच प्रीवियस वैल्यू बाय 1 प्लस आर। जो पिछली वैल्यू कैलकुलेट हुई है, पिछला फैक्टर कैलकुलेट हुआ है, उसको 1 प्लस आर पे डिवाइड करो। आर मीन जो भी डिस्काउंट फैक्टर है, इस क्वेश्चन में डिस्काउंट फैक्टर 11% है, तो 1 प्लस आर का मतलब है 1 प्लस 11%, यानी 1.11। तो आप 1.11 पे डिवाइड करते चले जाएंगे तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आता चला जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं एग्जांपल लेता हूँ जी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन, जहां पे हमने पढ़ा था दो में से किसी एक को सिलेक्ट करें। एबीसी कंपनी intends to buy a machine and it has two different alternates. Relevant data of both machines are given below. Machine A, machine B. Investment required, यानी मशीन ए को खरीदने के लिए आपको ₹1,00,000 चाहिए, मशीन बी अलबत्ता 1,50,000 की है। लाइफ ऑफ मशीन, ए की लाइफ 5 इयर्स है और बी की लाइफ में 6 इयर्स लेता हूँ, ये डिफरेंट भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि दोनों सेम हो। अब कैश फ्लोस जनरेटेड बाय ईच मशीन, ईयर 1 और इसको मैं 6 तक ले जाता हूँ। मशीन 1 का जो पहले साल का कैश फ्लो है वो 15,000, 25,000, 32,000, 45,000 एंड 23,000। मशीन बी जो है वो आपको पहले साल 32,000 कैश फ्लो, 31,000 कैश फ्लो जनरेट करके देगी, दूसरे साल 28,000, थर्ड ईयर 41,000, फोर्थ ईयर 48,000 और फिफ्थ ईयर 16,000 और सिक्स्थ ईयर सॉरी 18,000। ये मैंने कैश फ्लोस लिखे। डिस्काउंट रेट इज 9%। ठीक है, अब ये जो डिसीजन है, रिक्वायरमेंट वही है, कैलकुलेट डिस्काउंटेड कैश फ्लोस।
डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे, दोनों मशीन्स का सेपरेट आप कैलकुलेट करोगे कैश फ्लोस। पहले कैश फ्लो और फिर डिस्काउंटेड पेबैक में उसको कन्वर्ट करोगे, ठीक है। पहले हम मशीन 1 लेते हैं, मशीन 1 या मशीन ए। अब मशीन ए का डाटा यहां से पहले मैं कॉपी कर लेता हूं। 5 साल का डाटा है, वैल्यूज यहां चेंज करूंगा। अच्छा जी, पहली मशीन पे जो इन्वेस्टमेंट चाहिए क्वेश्चन के मुताबिक वो 100,000, यानी 100,000 माइनस में लिखता हूं। और पहले साल कैश फ्लो जनरेट होगा 15,000, दूसरे साल 25,000 एज पर क्वेश्चन। ये देखिए ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, 32,000, 45,000 एंड 23,000। अब मुझे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चाहिए, लेकिन फैक्टर 9% पे जाए। अब देखिए मैंने जैसे ये फार्मूला लिखा था इसी तरह कैलकुलेट कर रहा हूं कि डिवाइड ईच प्रीवियस वैल्यू बाय 1 प्लस आर। अब इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में डिस्काउंट रेट 9% है, तो 1 प्लस आर होगा 1.09, 1.09। तो मैं इसको 1.09 पे डिवाइड करता जाता हूं, डिवाइडेड बाय 1.09। फिर इससे प्रीवियस वैल्यू ली, इसको डिवाइड किया 1.09 पे, फिर प्रीवियस वैल्यू ली, इसको डिवाइड किया 1.09 पे, फिर इसको प्रीवियस वैल्यू ली। हमेशा प्रीवियस वैल्यू लेते रहो और 1 प्लस आर पर डिवाइड करते चले जाओ, जो कि इस क्वेश्चन में 1 प्लस आर इज इक्वल टू, इन दिस क्वेश्चन 1 प्लस आर इज इक्वल टू 1.09, ठीक है जी। तो ये मैंने डिवाइड किया। अब ये उसने खुद ही कैलकुलेट कर दिया, वो फार्मूला लगा हुआ है। ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, 100,000 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 15,000 को 0.917 से मल्टीप्लाई किया, 25,000 को 0.842 से, 32,000 को 0.772 से, 45,000 को 0.708 से और 23,000 को 0.650 से। अब इसी तरह मैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो कैलकुलेट कर लिए। ये सारे कैलकुलेट करने के बाद अब एक्यूमुलेटेड निकालना है। एक्यूमुलेटेड कैसे निकलेगा, वही दोबारा एक दफा फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले 100,000 आया, फिर इसमें 13,761 रिकवर हो गया, तो 86,239। फिर उसमें 21 रिकवर हुआ, तो 86,239 में से 21,042 माइनस किया, तो ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू में से 24,710 माइनस किया, तो 40,487 आ गई। और ये इसी तरह कंटिन्यू करते हुए एंड पर ले गए। जहां जहां आपको माइनस वैल्यू नजर आ रही है फर्स्ट ईयर से, 0 ईयर को नहीं लेना, फर्स्ट ईयर से, उसमें 1 1 करते जाओ। यहाँ पर भी 1 होगा, इसका तो ये आखिरी साल पे बैक हुआ। और आखिरी साल में कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही कैलकुलेशन। देखो जब ये साल शुरू हुआ था तो मुझे 8,608 कैश फ्लो चाहिए था, और इस साल कैश फ्लो जनरेट किया मैंने 14,948 डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अब जब इसको डिवाइड करूंगा 8608 को 14,948 पर, तो 0.58 आ गया। यानी इसका मतलब है 4.58 ईयर्स लगेंगे इसको पे बैक करते हुए, ठीक है। अब आइएगा मशीन बी। मशीन बी का चूंकि डाटा 6 ईयर तक है, तो 1 साल में और इजाफा कर लेता हूं। यहां से मैं इसको 6 ईयर भी ऐड कर लेता हूं। और इसके कैश फ्लो जो क्वेश्चन में वो लेते हैं। देखिए मेरी जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है इसमें 150,000, 150,000
50,000। और कितना कितना कैश फ्लो जनरेट हो रहा है वो क्वेश्चन से कॉपी करते हैं। पहले साल 31,000 और दूसरे साल, ये सारी कॉपी वहां से ला रहा हूं मैं, 28, 41, 48, 16, 18। अलबत्ता डिस्काउंट फैक्टर वही रहेगा, सिर्फ आखिरी साल का डिस्काउंट फैक्टर निकालना है, 1.09 पे डिवाइड कर। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आ गई। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 11,197। अब ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब है कि ये तो प्रोजेक्ट जो है वो लॉस में जाएगा, यानी 5 साल 6 साल खत्म होने के बाद भी, यानी इसमें तो पे बैक कैलकुलेट ही नहीं हो सकता। इसमें ये 6 नहीं लिखूंगा मैं। ठीक है, इसमें आप क्या लिखोगे, ये क्वेश्चन अच्छा बन गया एक पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लिखोगे that this project will not recover the investment in 6 years। इसको तो वैसे ही रिजेक्ट कर, therefore it should be rejected। इस पे तो इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है कि मेरे पास सिर्फ ऑप्शन बच रही है दिस वन, मशीन ए। तो फाइनल आंसर ये हुआ कि मशीन ए शुड बी बॉट, मुझे इसको बाय करना चाहिए। लेकिन अगर दूसरे का आंसर भी पे बैक में आ रहा है तो फिर जो अर्लियर होगा उसको आप एक्सेप्ट करोगे। ठीक है जी, तो ये हमारा आज का पहला टॉपिक था, छोटा सा डिस्काउंटेड पे बैक। ठीक है जी, अब इसे आगे चलने से पहले मैं जरा आप लोगों के क्वेश्चन देख लूं जो अभी आपने पूछे लेटेस्ट। एक्यूमुलेटेड डिस्काउंटेड कैश फ्लो की कैलकुलेशन ठीक नहीं है। हाउ कैन यू से कि ये ठीक नहीं है? ये बिल्कुल ठीक है, इसमें फार्मूले लगे हुए तो गलत तो हो ही नहीं सकता। इसमें 150,000, मैं फार्मूला फिर चेक कर लेता हूँ। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड इन years टेबल। ओके, ओके। देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो आप लोगों का ये है कि जो आप इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं, दिस वन। देखो, जहां जहां नेगेटिव वैल्यू होगी वहां तक आपने 1 ईयर कंप्लीट लिखना है, और जहां पर पॉजिटिव वैल्यू होगी वहां आप इसको डिवाइड करोगे, यानी जो लास्ट वैल्यू आपके पिछले साल की है उसको इस साल के डिस्काउंटेड कैश फ्लो पे डिवाइड कर दोगे। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि ये सारी नेगेटिव वैल्यू को मैं एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, जब ये आपने इसको डिस्काउंटेड कैश फ्लो में कन्वर्ट किया और इसको अगर मैं एक्यूमुलेटेड कैश फ्लो में कैलकुलेट करूं तो 6 साल का प्रोजेक्ट था। 6 साल मुकम्मल होने के बावजूद मेरी इन्वेस्टमेंट वापस नहीं आएगी। टेक्निकली अगर मैं 1.5 लाख रुपए लगाता हूँ, रियल टर्म में 11,197 मुझे रिकवर नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि ये लॉस में गया, इसको तो हमें किसी सूरत में एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसको तो मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया। अगर प्रोजेक्ट ए और बी का डिस्काउंटेड पे बैक इक्वल हो तो किसको एक्सेप्ट करना चाहिए? तो आप जिसको मर्जी कर लें। असल में बात यह है कि मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि सिर्फ एक मेथड नहीं होता, फिर हम दूसरा मेथड भी लगाते हैं। अब ये याद रखिएगा, सबसे बेस्ट मेथड जो है वो आपका एनपीवी है। सबसे बेस्ट मेथड जो एनपीवी। अगर आप, चलो मैं इस तरह एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर ए और बी प्रोजेक्ट का पे बैक एग्जैक्टली सेम हो, इसका मतलब दोनों को एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर मुझे एक और टेक्निक भी लगानी चाहिए, एनपीवी। और अब उसमें देखूंगा अगर ए और बी की एनपीवी एक, जिसमें ए और बी में से जिसकी ज्यादा है उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन अगर वो भी इक्वल आती है
तो फिर जिसको मर्जी सिलेक्ट कर ले, उससे कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, डिस्काउंटेड पे बैक कैलकुलेट क्यों करते हैं, क्यों निकालते हैं? देखो, जब तक डिस्काउंटेड कैश फ्लो नहीं निकालोगे तो पे बैक पता कैसे लगेगा? डिस्काउंटेड पे बैक मेथड में कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपने कैश फ्लो वो लेना है जो डिस्काउंटेड है। ये शुरू में मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसमें, जब मैंने आज का लेक्चर शुरू किया तो सबसे पहले बताया क्या, ये देखिए लाइन, इन दिस मेथड वी हैव टू कैलकुलेट, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश। अगर वो कहता है डिस्काउंटेड पे बैक निकालो, तो डेफिनेटली मैं डिस्काउंटेड निकालूंगा, मैं पहले प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। कैलकुलेट करने के बाद फिर उसके बाद मैं पे बैक उन डिस्काउंटेड कैश फ्लो पर कैलकुलेट करूंगा। तो बेसिक प्रिंसिपल को आपने फॉलो करना है। ठीक है जी, अब इसे आगे चलिएगा नेक्स्ट में। अच्छा, अब मैं इससे अगली टेक्निक लूंगा। मशीन बी में ईयर्स क्यों नहीं लिए, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। ये स्टेटमेंट इसीलिए लिखी है चूंकि अगर सारे के सारे नेगेटिव हैं, देखो इससे पहले देखो तो एक पॉजिटिव हो रहा है, हर वो मशीन कैश फ्लो जहां एक जगह पे पॉजिटिव हो रहा है वहां तो मैं डिस्काउंटेड पे बैक कैलकुलेट कर सकता हूँ। और जहां पर सारी एंड तक वैल्यू नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि द प्रोजेक्ट विल नॉट रिकवर द इन्वेस्टमेंट। तो फिर पे बैक का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। 6 से ज्यादा तो लाइफ ही नहीं है। 6 साल तक आपको कैश फ्लो वापस नहीं मिला, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तो मुझे पे बैक निकालने की जरूरत ही नहीं पेश आई, और इसका फायदा ही कोई नहीं निकालने का। ठीक है, क्योंकि इसको तो वैसे ही हम रिजेक्ट कर देंगे। अब मैं अगली टेक्निक की जाता हूं। लास्ट टेक्निक हमारी इसमें आती है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, which is a very familiar method, and this is known as IRR, internal rate of return. जी, ये आपको मैंने क्वेश्चन पढ़ा बिल्कुल ऐसे ही है। अगर दोनों मशीन की पे बैक इक्वल आ जाए तो फिर आप एक दफा जरा एनपीवी निकालते हैं, और एनपीवी जिसकी ज्यादा होगी हम उसको एक्सेप्ट करें। ठीक है, अच्छा, अब ये जो आई आ रहा है ये जरा ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। ओके, व्हाट इज आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न? इसको आप डिफाइन करते हैं, इट इज अ रेट वेयर एनपीवी इज नेगेटिव और इज जीरो, सॉरी, कि वो रेट है जहां एनपीवी नेगेटिव हो जाती है। देखिए, हम कोई भी डिस्काउंट फैक्टर लगाते हैं और एनपीवी निकालते हैं, तो या एनपीवी पॉजिटिव आती है या एनपीवी नेगेटिव आती है। ठीक है, मुझे एक ऐसा रेट चाहिए जहां पर एनपीवी नेगेटिव आ जाए, जहां एनपीवी नेगेटिव जीरो आ जाए। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना है, इसमें कुछ स्टेप्स है जो मैं आपको पहले थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले जो है ना, आपने करना क्या है कि पहले आपने टेक अ डिस्काउंट रेट, एक ऐसा डिस्काउंट रेट लेना है वेयर एनपीवी इज पॉजिटिव। ठीक है, फिर आपने एक ऐसा डिस्काउंट रेट लेना है वेयर एनपीवी इज नेगेटिव, यानी अब मुझे 2 दफा एनपीवी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और यहाँ पर रेट गिवन नहीं होगा, आपने अपने मर्जी से रेट लेना। अब वो कैसे लिया जाएगा वो मैं टेक्निक समझाऊंगा, यही इंपॉर्टेंट एरिया है जो आपने सीखना है कि वो कहां से मैं शुरू करूं, यानी 5% लू, 10% लू, 15% लू। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नंबर 3, जब ये दोनों निकल आएंगी, अब थर्ड मैं कैलकुलेट करूंगा IRR बाय पुटिंग फार्मूला।
और इसका फार्मूला मैं नीचे लिख रहा हूं। IRR फार्मूला क्या है? मैं पहले लिखूंगा NPV, सॉरी पहले लिखूंगा लो रेट ए, पहले फार्मूला मैं लिखूं फिर एक्सप्लेन करता हूं, प्लस NA NPV या NA डिवाइडेड बाय NA माइनस NB इंटू B माइनस A। ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूं इसमें। जरा मैं इसको क्लैरिटी कर दूं आप लोगों को ताकि नजर आए। इसको फॉर्मूला शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं प्रॉपरली, लेकिन इसको मैंने लिखा है, जरा देखिएगा। ए प्लस NA, मैं इसको ना कॉपी पे करके आपको पिक्चर भी भेज दूंगा प्रॉपर डिवाइड करके कैसे लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर तो प्रॉपर उस तरह नहीं लिखा जाएगा, तो इस वजह से मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ। तो इसमें देखिएगा A प्लस NA, ए क्या होता है? A इज द रेट where NPV is पॉजिटिव। ए वो रेट है जहां NPV मेरी पॉजिटिव आएगी, ठीक है। इसको हम दूसरे लफ्जों में लो रेट भी कहते हैं, क्योंकि रेट कम रखूंगा तो NPV पॉजिटिव होगी, रेट ज्यादा रखूंगा तो NPV नेगेटिव हो जाएगी। B is the rate where NPV is negative, और इसको हम हाई रेट भी कहते हैं। यानी कंपैरेटिवली एक लो रेट लेना है और एक हाई रेट लेना है। NA का मतलब क्या है? मींस नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लो रेट, यानी लो रेट पे जो NPV आप निकालोगे ना, जो NPV, ठीक है, जिसको आप पॉजिटिव NPV कहते हैं। और NB का मतलब NPV एट हाई रेट, जिसको हम नेगेटिव NPV कह सकते हैं। यही चार चीजें हमारी यहां यूज होनी है। देखिए A प्लस NA, और इसको मैं दूसरी पैकेट में भी डाल देता हूं ताकि मैथमेटिकली और क्लियर हो जाए, ठीक है। NA डिवाइड बाय NA माइनस NB और इनटू B माइनस A, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम जरा सॉल्व करेंगे एक एग्जांपल लेके, लेकिन पहले वैल्यूज में पुट करके दिखा दूं कि कैसे IRR कैलकुलेट किया जाता है। सपोज अभी कैलकुलेट करके मैं वैल्यूज लिखता हूं। मैं कहता हूं कि रेट लेता हूं मैं 6%, और दूसरा रेट लेता हूं मैं 11%। इस पर मेरी NPV जो आती है कैलकुलेट होकर वो 1520 आती है, और 11% पे 1865 आ रही है। एक पॉजिटिव NPV है और एक नेगेटिव है। अब ये जो चार वैल्यूज कैलकुलेट की है मैंने, यदि ये वैसे लिखी हैं, ये हम कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन में। इसमें जो 6% है इसको मैं A कहूँ, क्योंकि लो रेट, ये देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है A इज द रेट वेयर NPV इज पॉजिटिव, यानी लो रेट। तो इन 6 और 11% में से एक लो रेट है, उसको हमने A डेजिग्नेट कर दिया, और B जो है वो 11% जो है वो B होगा। अब ये जो 1520 आ रहा है इसको लिखूंगा NPV ऑफ A, या NA जिसको हमने ऊपर फॉर्मूले में लिखा है, इसको लिखूंगा NB जो नेगेटिव
एनपीवी। एनए मींस एनपीवी एट लो रेट, लो रेट पे एनपीवी 1520 है जो पॉजिटिव है, और एनबी मींस एनपीवी एट हाई रेट और जो कि 11% पर है और ये नेगेटिव एनपीवी। अब इसको इन वैल्यूज को मैं पुट करता हूं फॉर्मूले में। अब जब मैं पुट करता हूं फॉर्मूले में तो कैसे फॉर्मूले में पुट होगा? सबसे पहले मैं लूंगा ए है 6%, 6% प्लस फार्मूले के मुताबिक मुझे चाहिए एनपीवी, एनए है मेरा 1520, ऊपर देखते जाओ वैल्यूज लिखी हुई, डिवाइडेड बाय, अब मैंने क्या करना है जी, ब्रैकेट लगानी है और एनए दोबारा लिखना है 1520, फार्मूले के मुताबिक माइनस है और अगली वैल्यू एनपी में माइनस है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 1865। ठीक है जी, यहां तक कैलकुलेट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज की और इसको मल्टीप्लाई किया दूसरी ब्रैकेट से कैलकुलेशन करके बी माइनस ए, यानी 11% माइनस 6%, ये वैल्यूज पुट की। अब कैलकुलेटर पे तो ये आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। अगर मैं यहां पर कैलकुलेट करूं तो ये वैल्यू कितनी बनेगी? अगर मैं यहां कैलकुलेट करूं तो 1520 एक वैल्यू है, 1520 और 1865 को मैंने प्लस किया। ठीक है, अब इसको डिवाइड करूंगा, 1520 डिवाइडेड बाय दिस अमाउंट फार्मूले के मुताबिक, और ये जो आंसर आया है दिस वन, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 11 माइनस 6 यानी 5% से। ठीक है, जब मैं इसको 5% से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेरे पास आ जाता है 2%, और इसके मैं प्लस कर दूंगा 6%। ये कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, ठीक है, आप कैलकुलेटर पे आराम से निकाल सकते हो, और इन दोनों को प्लस कर लो तो ये जो आंसर आया है, इसको अगर मैं 2 डेसिमल तक कैलकुलेट कर लूं सबको, तो 8.25 इज द IR, दिस वन इज द आंसर, 8.25%। ये जितनी कैलकुलेशन मैंने आपके सामने की है आप इसको कैलकुलेटर पे करेंगे, ये सिर्फ मैं अपनी आसानी के लिए लिख रहा हूं ताकि मैं इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर सकूं। आप कैलकुलेटर पे आसानी से ये कैलकुलेट कर सकते हो। ये देखो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, यानी पहले आप कैलकुलेट करोगे 1520 प्लस करोगे 1865, जो आंसर आएगा उसको 1520 पे डिवाइड करोगे। अब ये जो आंसर आ रहा है इसको 5% से मल्टीप्लाई कर दें और फिर जो आंसर आएगा उसको 6% उसमें प्लस कर दें, तो 8.25% पे एनपीवी मेरी जीरो हो जाएगी, यानी एनपीवी इज जीरो। इसी को हम कहते हैं IRR। ठीक है, अब इसका डिसीजन रूल क्या है? If the project is independent, अगर इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है then project should be accepted if IRR is greater than required rate of return or cost of capital। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है कि हमें कॉस्ट कितनी पड़ रही है, जो हमने बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है उस पर हमें कितना लोगों को पे करना पड़ रहा है, और उसी को हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। ये क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, अब आपने देखना है कि अगर IRR जो है जैसे ये 8.25 निकला है, अब मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ तो कितने परसेंट मुझे रिटर्न चाहिए? अगर तो IRR उस रिटर्न से ज्यादा हो जाता है तो मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, अगर कम होगा तो रिजेक्ट कर देना। दिस इज द प्रिंसिपल, सिंपल प्रिंसिपल ऑफ IRR। दूसरा मैं लेता हूं, if the in case of mutually exclusive situation, then project with
higher IRR should be preferred or accepted. अब अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन है तो जिस प्रोजेक्ट की IRR ज्यादा आ रहा है उसको मुझे प्रेफर करना चाहिए या उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। अभी इसमें IRR में बहुत कुछ सीखने वाला है जब मैं एग्जांपल में आऊंगा। अभी तो ये वैल्यूज जो मैंने कैलकुलेट की हैं ये कैसे कैलकुलेट हुई हैं ये भी तो अभी हमने डिस्कस करना है। ठीक है, ये तो मैंने सिंपल वैल्यू लेके आपको सिर्फ इस फॉर्मूले की वैल्यूज पुट करके दिखाई। ठीक है, जी आपने क्वेश्चन किया जी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए PVIF और PVIF टेबल्स यूज कर सकते हैं। देखो बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन फ्यूचर वैल्यू टेबल नहीं यूज कर सकते, सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू करोगे। ये जो आपने लिखा हुआ प्रेजेंट वैल्यू यस इसको कर सकते हो लेकिन फ्यूचर वैल्यू को आप टेबल को यूज नहीं करोगे क्योंकि इसमें प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है। यस बिल्कुल आई डू एग्री कि इट इज अ हिट एंड ट्रायल मेथड। लेकिन देखिए अगर मैं हिट और ट्रायल लगाता रहूंगा ना एग्जाम में तो बहुत ज्यादा NPV निकालनी पड़ेगी। तो मैं थोड़ी सी एक टेक्निक बताऊंगा जहां से आप इजीली निकाल सकते हो। ये इंटरपोलेशन का फार्मूला है। यस ये इंटरपोलेशन का फार्मूला है जो स्टैटिस्टिक्स में है। अच्छा जी इंटरनेट हो गया था। ओके चलें इसका भी देख लेते हैं कुछ। डिसीजन रूल कॉन्सेप्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो हमारा अगला टॉपिक भी है, वो तो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी इतना ज़हन में रखिएगा आप, मैं बड़ा सिंपल आपको इस तरीके से जवाब देता हूँ। आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, 100 रुपीज आपने लिए शेयर होल्डर से, 100 रुपीज लिए लोन। अब इन दोनों एक शेयर होल्डर हो गया और एक डेट होल्डर हो गया। शेयर होल्डर को कितना रिटर्न दे रहे हो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और डेट होल्डर को कितना रिटर्न दे रहे हो इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। इसको जब एवरेज करूंगा दिस इज नॉन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, इसको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहा जाता है और सिंपल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हम इसको नाम देते हैं। ठीक है, 8.25 की इंटरप्रिटेशन ये होगी कि 8.25% अगर मैं डिस्काउंट रेट कैलकुलेट करता हूं तो NPV जीरो हो जाएगी। यानी इससे ज्यादा होगी तो नेगेटिव, इससे कम होगी तो पॉजिटिव। ठीक है, और इसको कंपेयर करना होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। डिसीजन रूल मैं दोबारा बता देता हूं कि अगर आपका प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट है तो उस प्रोजेक्ट जो है उसकी IRR जो है अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है तो मुझे एक्सेप्ट करनी चाहिए, अदरवाइज मुझे उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सिचुएशन है तो उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे जिसकी IRR जो है वो ज्यादा है, उसको मैं ज्यादा एक्सेप्ट करूंगा और प्रेफर करूंगा। ठीक है, अब ये सारी चीजें एकदम आप फिर देखिएगा एक एग्जाम्पल, और यहाँ पर तो हम पूरी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल ले रहा हूं, इंडिपेंडेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट required in a project rupees 150,000, life of the project 5 years, cash flows generated in each year, year 1, 2, 3, 4, 5। पहले साल में कैश फ्लो जनरेट हो रहा है 25,000, दूसरे साल में 48,000, तीसरे साल में 40,000, फोर्थ ईयर में 45,000, पांचवें साल में 42,000। ठीक है, ये मैंने 5 कैश फ्लो जनरेट किए। अब इसका हमने IRR कैलकुलेट करना है। ठीक है,
अब मैं सिंपल लिख रहा हूं कैलकुलेट, बल्कि यहां पर मैं लिखता हूं रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड में ही लिख देते हैं, evaluate the above project on the basis of IRR if cost of capital is 9%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर मेरा 9% है तो मैं इसको कैसे IRR कैलकुलेट करके IRR की बेसिस पे ये डिसाइड करूंगा कि मुझे यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। ठीक है, तो पहला काम आपने क्या करना है, उसी तरीके से ये आइए। ठीक है जी, तो 5 साल है, ईयर 1 2 3 4 5, तो यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ। जीरो से स्टार्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट है 150,000। अब कैश फ्लो ये सारे दिए हुए हैं, इसी को मैं यहाँ से लिंक कर देता हूँ कॉपी करके, ये सारे कैश फ्लो आ गए। अच्छा, अब आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, अब ये पॉइंट जरा समझिएगा जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आपने ये मैं स्टेप लिख रहा हूँ, ये एग्जाम में आपने कैलकुलेटर पे करना है, ये शो करने की जरूरत नहीं है, यानी नॉट टू बी शोन इन सॉल्यूशन, ये जो मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको आइडिया होगा कि कितने किस किस रेट से मुझे इसको स्टार्ट करना चाहिए, यानी क्या रेट लगाऊं तो मैं स्टार्ट करूं इसको। तो लेट स्टार्ट। देखो, मुझे पहला काम क्या करना है, इस कॉलम को यानी मेक टोटल ऑफ कैश फ्लो कॉलम, जो कैश फ्लो का कॉलम है उसको टोटल कर लें। कैश फ्लो का कॉलम है ये वाला, दिस वन। ठीक है, इसको टोटल किया तो ये 50,000 आ रहा है, जो ये बार में आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक एक स्टेप लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। 50,000। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट इसमें कितनी करनी है आपने, 150,000। अब मैं यहाँ पर इसको रिटर्न इन परसेंटेज निकालूंगा, रिटर्न इन परसेंटेज, और ये कैसे निकलेगा, 50,000 मेरा रिटर्न है, 1,50,000 की इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट, और इनटू 100 अगर इसको कैलकुलेट करूं, 50,000 डिवाइडेड बाय 150,000 और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो ये 33% बनता है। ठीक है, तो लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट कितनी है, आपने लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट जो लेना है वो अब n-1 का कॉन्सेप्ट लेना है। ठीक है, यानी n-1 का मतलब है 5 साल का प्रोजेक्ट है, तो ये 4 साल मैं यहाँ लिखूंगा, n 5 है, इसमें से एक माइनस करूंगा। अब इस 33% को डिवाइड कर दो 4 पे, तो ये जो परसेंटेज आ रही है 8%, ये इसके करीब करीब IRR होगा। ये प्लीज याद रखिएगा, ये IRR जो मैंने कैलकुलेट किया है, ये मैं एक अपना मेथड है जिसके थ्रू मैं एक ऐसी अमाउंट निकाल लिया करता हूं जहां से NPV के करीब, लेकिन इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन, इसको शो करने की जरूरत नहीं है। तो मैं डिस्काउंट फैक्टर लेता ही 9%, मैं एहतियातन 8% को छोड़कर, ये तो हमें गाइडलाइन मिली है, आपने 8% पे नहीं निकाला, मैं 9% पे निकालता हूँ। तो पहला फैक्टर तो 1 आएगा, जैसे हमने पढ़ा था। एक तरीका और भी है कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है उसी पे निकाल दो। ठीक है, ये 1 आ गया। अब 1 को डिवाइड कर दो 1.09 पे, ये हम पढ़ चुके हैं, वही डिस्काउंट फैक्टर। फिर इसको डिवाइड करो 1.09 पे, फिर इसको डिवाइड करो 1.09, और ये कंटिन्यू करो जैसे हम ऊपर करते रहे, ये फैक्टर निकलता आएगा। अब फैक्टर निकालने के बाद 50,000 कैसे आया, देखिए, अब ये कैश ये जो है ना, ये कैश इनफ्लोज है 25,000 प्लस 48,000 प्लस 40,000 प्लस 45,000 प्लस 42,000, इन सबको प्लस किया तो ये बनता है 200,000।
और इसमें से 150,000 माइनस कर दी, इस तरह ये 50,000 आया। ठीक है। अच्छा, अब इसको कैलकुलेट करने के बाद अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ जाएगा। ये देखिए 150,000, इसको सबको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू आ गई आपकी, आंसर यहां तक कैलकुलेट हो गया, ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ चुका है। अब इसको मैं प्लस करता हूं तो ये एनपीवी आ जाएगी, इसको इस कॉलम को अगर मैं प्लस करता हूं तो एनपीवी आ जाएगी। ये देखिए ये 3400 जो है ये एनपीवी आ गई, दिस वन इज एनपीवी। अब ये जो 3400 एनपीवी आई है, ये देखिए ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दिस इज पॉजिटिव। अब मुझे एक और एनपीवी चाहिए, एक और एनपीवी, ठीक है, एक ऐसी एनपीवी चाहिए जहां पर जो नेगेटिव हो, एक ऐसी एनपीवी चाहिए जो नेगेटिव हो। अच्छा, आप जरा ज़हन में रखिएगा, अब मैंने प्रेजेंट वैल्यू दोबारा फैक्टर निकालना है, लेकिन अब मैं 9% नहीं लूंगा क्योंकि 9% पे पॉजिटिव है, एहतियातन मैं इसको 12% पे ले जाता हूँ। देखो अगर मैं रेट बढ़ाऊंगा एनपीवी कम हो जाएगी, मुझे इतना रेट चाहिए कि जहां एनपीवी नेगेटिव हो जाए। तो ये ट्रायल एंड एरर बेसिस पर होता है, आप बार बार पुट करते हैं, लेकिन अगर मैंने इस मेथड के थ्रू कैलकुलेट किया तो मैंने पहले बताया कि IRR 9-10% के करीब होगा, यानी 8% के इर्द गिर्द है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जब मैं 12% पे निकालता हूँ तो ये वैल्यू दोबारा लेते हैं, लेकिन ये वैल्यू चेंज करूंगा मैं। अब इसको कैलकुलेट किया, डिवाइडेड बाय 1.12, इसको डिवाइड किया 1.12, इसको डिवाइड किया 1.12, इसको डिवाइड किया 1.12 पर, और इसको डिवाइड किया 1.12 पर, ये कैलकुलेट हुआ। अब इसका डिस्काउंटेड कैश फ्लो कैलकुलेट करना है, तो कैश फ्लो को, यही कैश फ्लो को मैं मल्टीप्लाई करूंगा प्रेजेंट वैल्यू से, और इस सब को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब इसको टोटल करते हैं अगेन, जब इसको टोटल करता हूं तो देखो एनपीवी नेगेटिव हो, ठीक है, यानी 9% पे एनपीवी पॉजिटिव है, 12% पे एनपीवी नेगेटिव है। अब फार्मूला जब पुट करूंगा IRR का, उससे पहले मुझे चार चीजें चाहिए। नंबर 1, ए क्या है, मैं ये लिख के बता रहा हूं, ए जो है वो लो रेट है, और लो रेट हमारा कितना है 9%, ठीक है जी। दूसरा मुझे चाहिए बी, बी कितना है, हाई रेट, हाई रेट मैंने लिया है 12%, एक लो रेट लेना है, एक हाई रेट लेना है। फिर लो रेट पे एनपीवी निकालनी है, यानी एनए, लो रेट पे एनपीवी जो है वो पॉजिटिव है, और हाई रेट पर एनपीवी नेगेटिव है। ये दोनों एनपीवी ले ली। जब ये चार वैल्यू मेरे पास आ चुकी हैं, और उसके बाद जो है जब चार वैल्यूज आ गई, अब मैं IRR कैलकुलेट करता हूं। IRR का फार्मूला पुट करते हैं, और फार्मूले के मुताबिक क्या था, लो रेट, ये मैं वैल्यूज लिख रहा हूं, प्लस एनपीवी एट लो रेट 3900 यानी पॉजिटिव एनपीवी, डिवाइडेड बाय 3400 प्लस 8512, और इनटू, इसको ब्रैकेट पहले क्लोज की, फिर हाई रेट 12% माइनस लो रेट 9%, ये वैल्यूज पुट की। अब मैं ये कैलकुलेशन यहां लाता हूं उसी तरह जैसे मैंने पहले कैलकुलेट की थी। तो अगर मैं उसी को ले आऊं तो एक वैल्यू 3400 है, एक 3400 और 8512 है। फार्मूले के, आपने ये जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं प्लीज ये फार्मूले में कैलकुलेट कीजिए, यानी कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। मैं तो इसको एक्सेल पे कर रहा हूँ तो मैं अपने तरीके से करूंगा, लेकिन ये कोई मुश्किल नहीं है इसको कैलकुलेट करना। तो अब इसको मैंने पहले इसको इस पे डिवाइड किया, ये आंसर आया। अब इस आंसर को मैंने मल्टीप्लाई किया 12% माइनस 9%, यानी 3% से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आंसर आ गया 0.86, और इसमें 9% जो है वो प्लस कर दूंगा, 9% वो जो पहले वाली वैल्यू है इसको मैंने प्लस किया,
तो अब जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो 0.86 प्लस 9 इज इक्वल टू 9.86 इज द IRR। ये मेरा IRR बन गया 9.86। ये जो मैं डिफरेंट कलर से इसको शो कर, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, अच्छा अब नमाज ब्रेक ले लें, उसके बाद फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन आंसर का भी जवाब दे देता हूँ जो आपके क्वेश्चन जी। तो 10 मिनट की ब्रेक ले लें जी, नमाज पढ़ लें। प्लीज पॉज कीजिएगा इसको, रिकॉर्डिंग को। थैंक यू। Uh, 8512 नेगेटिव है, यस नेगेटिव है। 8% आया तो फिर लो 8% क्यों नहीं लिया? देखिए इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 8% भी ले सकते हैं आप, 8% पे भी कर सकते हैं। ठीक है, साइन नहीं, नो प्रॉब्लम। अगर IRR 9% आया तो फिर 8% नॉट टू बी शोन इन सोल्यूशन। क्यों निकाला? क्योंकि IR, अच्छा यार क्योंकि, क्यों निकाला? क्योंकि IR को देखिए मैंने पहले बताया कि ये कोई जो मैंने मेथड यूज किया है ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, ये जस्ट एक आइडिया होता है मैंने स्टार्ट कहाँ से लेना है। अब 8% आया तो मैं 8 पे भी स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं 9 पे भी स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं 10 पे भी स्टार्ट कर सकता हूँ, इसमें कोई मसला नहीं। ठीक है, हाँ जी, आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? देखिए ये आप बार बार यही पूछ रहे हो कि 8% मैंने क्यों नहीं लिया। मैं इसको 8% पे भी कर सकता हूँ, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। मैंने जस्ट इसलिए 9 लिया कि क्वेश्चन में 9 दिया हुआ, इस वजह से ले लिया। अदरवाइज 8% पे भी करूंगा तो आंसर यही आएगा। पॉइंट्स में फर्क आता है लेकिन आंसर वही आता है। इसको जिस तरह मर्जी आप ले लें, इसमें कोई फर्क नहीं। ठीक है, इसमें 2 मरतबा निकाल, हाँ अलबत्ता एक चीज है, अगर मैं पहला एनपीवी निकालता हूँ नेगेटिव आती, अब मुझे एक ऐसी एनपीवी चाहिए जो पॉजिटिव हो। ठीक है, तो फिर मुझे रेट कम करना पड़ेगा। और अगर पहली एनपीवी निकालता हूँ और पॉजिटिव आती है तो दूसरा अब मुझे चाहिए नेगेटिव, उसके लिए रेट बढ़ाना पड़ेगा। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ठीक है, 12% की जगह 11% या 10% भी ले सकते हैं, यस बिल्कुल ले सकते हैं। उसमें सिर्फ रिस्क ये होता है कि अगर मैं 10% लूँ तो हो सकता है नेगेटिव ना आए, हो सकता है, मैं कह रहा हूँ हो सकता है हो भी जाए, तो इसलिए एहतियातन जरा थोड़ा सा ऊपर रखते हैं ताकि वो नेगेटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए। अगर कैश फ्लो इक्वल हो तो आप एन्युटी का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं बिल्कुल, अगर आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक ही मेथड रखें, जो क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पहले ये चीज नहीं पढ़ी हुई, उनके लिए ज्यादा मसला होगा कि मैं उसके अलग फार्मूले बना दूंगा। ठीक है, उसके लिए तो फार्मूला बड़ा लंबा होता है, R into 1 - 1 + I raised to power -n डिवाइड बाई I। ठीक है, तो वो काफी लंबा फार्मूला हो जाता है और एक्सेल पे वो कैलकुलेट करना जरा डिफिकल्ट होता है। तब भी आप इसको अगर इक्वल कैश फ्लो हो तब भी इसी तरह ले लो, उसमें क्या मसला, तब भी निकल आएगा। कैन आई अज्यूम 8% इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9%? नॉट एट ऑल। 8% अगर आप अज्यूम करते हो तो 9% उसके इक्वल नहीं होगा। 9% अलग है, 8% अलग है, ये तो कैलकुलेशन के लिए कोई भी ले सकते हो परसेंटेज, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैंने पहले बताया, सिर्फ ये मेथड मैंने इसलिए आपको शो किया, इससे थोड़ा आइडिया हो जाए कि मैंने स्टार्ट कहाँ से लिया। अदरवाइज इस मेथड की कोई जरूरत नहीं है, मैंने ऊपर लिखा भी है नॉट टू बी शोन इन सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन में शो नहीं करेगा। ठीक है जी, अब आते हैं एक और एग्जांपल की तरफ।
mutually exclusive decision. Okay. ABC company has to select one of the following two projects on the basis of IRR and the relevant data of both projects are given. अच्छा, अब इसमें मैं ले लेता हूँ जी प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी. इन्वेस्टमेंट विजिट प्रोजेक्ट ए पे आप ले ले 150,000, प्रोजेक्ट बी पे 200,000. लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट दोनों की 5 years ले रहा हूँ. एनुअल कैश फ्लो year 1, 2, 3, 4, 5. प्रोजेक्ट ए में पहले साल कैश फ्लो जनरेट हो रहा है 45,000, then 48,000, 44,000, 42,000 and 51,000. प्रोजेक्ट बी पे 62,000, 68,000, 65,000, 61,000 and 50,000. ठीक है, ये मैंने प्रोजेक्ट लिए और रिक्वायरमेंट ये है which of the above projects should be accepted on the basis of IRR. इनमें से किस प्रोजेक्ट को मैं IRR की बेसिस पे एक्सेप्ट करूं. ठीक है, तो अब यही कैलकुलेशन मुझे 2 मरतबा करनी है, ट्वाइस 2 मरतबा मुझे ये कैलकुलेशन करनी है. जी ये जो टेक्निक मैंने बताई है इसको मैं इस क्वेश्चन में दोबारा रिपीट करता हूँ. जब आपको 2 मरतबा रिपीट होगी वो 2 प्रोजेक्ट से इंशाल्लाह उम्मीद है कि क्लियर हो जाएगी. अच्छा, मोर और लेस वही क्वेश्चन है आपका. ठीक है, वो जो टेक्निक मैंने जो ली है वो कैसे करेंगे जरा देखते हैं. सोल्यूशन. अब सोल्यूशन में सबसे पहले मैं लेता हूं प्रोजेक्ट ए. तो प्रोजेक्ट ए की कैलकुलेशन करते हैं जी. यहां से मैं सारा कॉपी कर लेता हूं और बाद में चेंज कर लेता हूं. अच्छा जी, 0 ईयर में इन्वेस्टमेंट चाहिए 150,000. ये देखिएगा 150 और कैश फ्लो जनरेट होंगे दिस. ठीक है, अब ये सारा मैं खत्म करूंगा. इसको सारा खत्म करने पहले अब मैं पहले देखता हूं कहां से स्टार्ट लेना चाहिए. तो यही टेक्निक मैं दोबारा लाता हूं. प्लीज एक एक चीज देखिए. पहले मुझे करना क्या है, टोटल ऑफ कैश फ्लो कॉलम. ये कैश फ्लो कॉलम दिस वन, ये जो मैंने हाईलाइट किया. ठीक है, इसको आप कहते हो तो मैं लाइट ब्लू कलर से हाईलाइट करता हूँ. इसका टोटल आ रहा है नीचे 80,000. ये टोटल एक दफा फिर रिपीट करता हूँ. 45,000 प्लस 48,000 प्लस 44,000 प्लस 42,000 प्लस 51,000 माइनस 150,000. ठीक है, ये सारा करूंगा तो ये 80,000 आया. ये 80,000 आया.
अच्छा, अब इसमें इन्वेस्टमेंट मेरी है 150,000, तो ये मैं रिटर्न इन परसेंटेज निकालूंगा। 80,000 मेरा रिटर्न है अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ 150, तो ये 53% है। और लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट 5 है, तो एक माइनस करना है, हर दफा एक माइनस करना है, तो 13%। अब मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ से, चले अब मैं एग्जैक्ट 13% से स्टार्ट करूंगा, ठीक है जी, जो आपका कंफ्यूजन थी वो दूर कर रहे थे। मैं 13% फैक्टर पे जाता हूँ। पहला फैक्टर 1 आएगा, दूसरा 1 डिवाइडेड बाय 1.13, 1 प्लस आर, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय 1.13, फिर डिवाइडेड बाय 1.13, देन अगेन डिवाइडेड बाय 1.13, फिर डिवाइडेड बाय 1.13। ये कैलकुलेट हो गया। और देखें यहाँ पर ये मल्टीप्लाई चुके फार्मूले लगे हुए हैं, तो 150,000 इंटू 1, 45,000.885, 48,000.783 वगैरह वगैरह लगाया हुआ है, तो 11,348 आ गया। ठीक है, अब मुझे एक फैक्टर और चाहिए। अब ये चूंकि पॉजिटिव है, अब मुझे एक नेगेटिव वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पर 13% से ऊपर जाऊंगा। अब देखो, अगर मैं 14% लेता हूँ तो शायद नेगेटिव ना हो, तो मैं एहतियातन इसको 3-4% ऊपर ले जाता हूँ। लाइक मैं इसको 16% पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है, 16% पे। ये ट्रायल एंड एरर बेसिस है, ये इसमें कोई टेक्निक नहीं कि मैंने 16 क्यों लिया, ठीक है। सिर्फ ये ज़हन में रखिएगा, जितना मैं डिस्काउंट फैक्टर ज्यादा करता जाऊंगा, उतना डिस्काउंटेड कैश फ्लो कम होती जाएगी, ठीक है। और इतनी मुझे चाहिए कि वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाए। तो अब मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ 1.16 पर, क्योंकि 16%, 1 प्लस आर, ये सारी वैल्यू को डिवाइड करते जाओ 1.16 से, इसको डिवाइड किया 1.16 से, इसको डिवाइड कर दिया 1.16 से, तो ये कैश फ्लो अभी भी देखें पॉजिटिव आ रहा है। यानी ये 16% मैंने लिया, ये अब भी पॉजिटिव आ रहा है। तो एग्जाम में फिर आपको इससे भी ऊपर जाना पड़ेगा। मैं अब 17% में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। ये ट्रायल एंड एरर होता है, इसलिए एहतियातन मैं कहता हूं कि हमेशा थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा ले लो, ठीक है। मतलब 13 के बाद आप कम से कम 4-5% का फर्क डाल दो। ये देखिए, ये मैंने कैलकुलेट किया और अब ये वैल्यू नेगेटिव में कन्वर्ट हो, यानी 17% पर ये वैल्यू नेगेटिव है, 13% पे ये वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। अब मुझे इसमें 4 चीजें चाहिए। एक ए चाहिए, ए का मतलब हमने पढ़ा था लो रेट, और लो रेट है मेरा 13%। दूसरी मुझे चाहिए हाई रेट, बी, हाई रेट कितना है, 17%। ये दोनों मैंने लिख लिए। अब इनकी एनपीवी लिखनी है, यानी एन ए, लो रेट पे एनपीवी पॉजिटिव एनपीवी आएगी, और हाई रेट पे यानी एनबी पर जो एनपीवी आएगी वो नेगेटिव है, ये 3327। अब मैं पुटिंग द आईआरआर फार्मूला, अब इसको पुट करता हूं तो फार्मूले के मुताबिक, वो फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, आप उसको देखोगे याद हो जाएगा। ए का मतलब लो रेट, लो रेट है 13% प्लस एनपीवी एट लो रेट, एनपीवी एट लो रेट यानी पॉजिटिव एनपीवी 11,348 डिवाइडेड बाय पॉजिटिव एनपीवी माइनस और माइनस प्लस, ये हमेशा प्लस हो जाएगी, 3,323 फार्मूले में माइनस है, या हमेशा प्लस होगी। ये वैल्यू पुट की, ब्रैकेट क्लोज की, और उसके बाद फिर अगली ब्रैकेट स्टार्ट की, और हाई रेट 17% माइनस 13% लो रेट, ये कैलकुलेशन आ गई आपके साथ, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, वही उसी तरह मैं वही टेक्निक लगाता हूँ। दो वैल्यूज हैं 11,348, और दूसरी जगह डिवाइड करना है 11,348 प्लस 3327। अब इसको प्लस किया, ये वैल्यू 14,675 आई, ये 11,348 है। अगेन मैं कहूंगा कि ये सारी कैलकुलेशन आपने एक स्टेप पे कैलकुलेटर पे कर, ठीक है। अब इसको मैं इसको डिवाइड करता हूँ, ये वैल्यू आ गई 0.77। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 17% माइनस 13%, यानी 4% पर।
4% से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो 0.77 इंटू 4%, ये मेरा बन गया परसेंटेज में 3.09। उसके बाद अगली परसेंटेज लेते हैं, इसमें प्लस करूंगा वो जो लो रेट है 13%, और अब इन दोनों को ऐड कर लूंगा 3.09 प्लस 13, तो 16.09 इज द IRR। ये मेरा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आया प्रोजेक्ट नंबर ए का। ठीक है, ये फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है उसकी मैंने एनपीवी IRR कैलकुलेट कर दिया है। अब बी का भी इसी तरह कैलकुलेट करेंगे। प्रोजेक्ट बी, ये वैल्यूज मैं सारी उठाता हूं। ये भी 5 साल का प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए 2 लाख रुपए। इसमें 2 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए। पहले साल आपको जो कैश फ्लो जनरेट होगा एज पर क्वेश्चन, वो इस पे 62,000 है। ये देखो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए दिस वन, और पहले साल कैश फ्लो होगा 62,000। फिर उसके बाद वही वैल्यूज में आगे ले आता हूँ 68, 65, 61 और 50। अब ये फैक्टर अगेन खत्म कर दे। अब वही टेक्निक एक दफा फिर लगा, एक दफा फिर टेक्निक लगा, यही वाली। तो कितने परसेंट से मुझे स्टार्ट करना चाहिए? देखिए अगेन पहले काम क्या करूंगा, इस कॉलम का टोटल करूंगा, यानी 62,000 प्लस 68,000 प्लस 65,000 प्लस 61,000 प्लस 50,000 माइनस 200,000। इसको प्लस किया तो ये मेरे पास 106,000 था, और इन्वेस्टमेंट है 200,000। अब ये देखें कितना आ गया, 106,000 डिवाइडेड बाय 200,000, जो कि 53% बन रहा है। तो ये भी 13% पे जा रहा है। ठीक है जी, ये भी 13%। तो इसको भी उसी तरह 13% से ही स्टार्ट करता हूँ, यानी 1 डिवाइडेड बाय 1.13। फिर इसको डिवाइड किया पिछली वैल्यू को 1.13, फिर उससे पिछला फैक्टर जो आया इसको 1.13 से, फिर ये जो फैक्टर आया इसको 1.13 से, एंड देन इसको 1.13 से। ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई 17,720। अब मैं डिस्काउंट फैक्टर जो है 17 से बढ़ा देता हूँ। उसकी रीजन क्या है, देखो जब मैंने यहाँ 13% निकाला था तो 11,348 था, तो और यहाँ पर जो 11% पे ज्यादा आ रहा है, तो मैं इसको एहतियातन 20% पे ले जाता हूँ, या 19% पे ले जाता हूँ। ठीक है, अब 19% पे कैलकुलेट किया, 1 डिवाइडेड बाय 1.19, इसको डिवाइड किया 1.19, इसको डिवाइड किया 1.19, इसको डिवाइड कर दो 1.19। ये देखो नेगेटिव वैल्यू आ गई 19%। ठीक है, अब ये दो वैल्यूज आ गई। फिर उसी तरीके से मैं वही चीजें लिखूंगा जो ऊपर लिखी थी। मुझे दो चीजें चाहिए, एक टोटल आ रहा है 17। पहले मुझे लो रेट चाहिए, यानी ए कितना है 13%, और फिर बी हाई रेट जो मैंने लिया है इस क्वेश्चन में 19%। अब एनपीवी एट एन ए, यानी पॉजिटिव एनपीवी लेनी है। फिर एन बी नेगेटिव एनपीवी लेनी है। ये चार वैल्यूज मैंने अलहदा कर ली। अब आईआरआर का फार्मूला पुट करते हैं। आईआरआर के फार्मूला के मुताबिक ए यानी 13% प्लस एनपीवी पॉजिटिव यानी एनपीवी ए 17,720 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्टार्ट की 17,720 प्लस 9,937 और ब्रैकेट क्लोज की, और उसके बाद हाई रेट 19% माइनस लो रेट 13%। इसको कैलकुलेट कर लिया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, उसी तरह मैं कैलकुलेट करता हूँ। पहली वैल्यू 17,720 है, दूसरी वैल्यू 17,720 प्लस 9,937 है,
इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करूंगा, यानी 17,720 डिवाइडेड बाय 27,625। ठीक है, अब इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 19% माइनस 13%। ठीक है, इससे मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है जैसे मैंने ऊपर कैलकुलेट किया था। अब ये जो एक दफा मैं ये फॉर्मूला लगा लूं, चलो ये बन गया 19% माइनस 3%, 13%, 6%। अब इसको मल्टीप्लाई करता हूं पहले, ये आ गया 3.84% और इसमें प्लस कर देता हूं 13% जो ए है, और ये जो अब प्लस कर रहा हूं तो ये बन रहा है 16.84%। दिस इज द IRR। ठीक है, और प्रोजेक्ट बी, अब देखो दो प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट ए का IRR 16.09 है, प्रोजेक्ट बी का IRR जो है वो हमने कैलकुलेट किया, दिस वन इज 16.84। अब जिसका IRR ज्यादा है उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, तो फाइनल आंसर क्या आया, वी शुड एक्सेप्ट प्रोजेक्ट बी on the basis of IRR because IRR of project B is higher than project A। ठीक है जी, ये हमारा टॉपिक ये वाला भी मुकम्मल हो गया, IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब मैं आपके जरा क्वेश्चन देख लूं जो आप पूछना चाह रहे हैं। जी, लाइफ 5 इयर्स है और मैंने रूल बताया, ये टेक्निक ये है कि इसमें एक माइनस करना है आपने, 5 में से 1 माइनस कर। 6 साल का प्रोजेक्ट है तो 5 लेना है, 4 साल का 4 ईयर का प्रोजेक्ट है 3 इयर्स लेना है। ठीक है, यहाँ बेसिकली क्यों नहीं लिया, ये एक्चुअली स्टैंडर्ड एरर का कॉन्सेप्ट मैंने अप्लाई करता होता हूँ तो उसके थ्रू निकालते हैं, तो आप इस चक्कर में ना पड़े कि ये क्यों माइनस किया, सिंपल आप एक माइनस करो तो वो आ जाएगा। 13% कैसे आया, वो कैलकुलेशन आपके सामने है, सारी कैलकुलेशन मैंने की हुई है, एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ, इसमें कोई मसला नहीं। जी, ये 13.25 ये राउंडिंग की हुई है, इसमें कोई मसला नहीं है, वैसे तो 13.25% ही बनेगा लेकिन राउंडिंग की हुई है। ठीक है ना, अगर मैं इसको डेसिमल प्लेसेस में कन्वर्ट करूं तो देखें ये कितना बनता है, ये 53 डिवाइड बाय 4 13.25। लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ इसको राउंडिंग में कन्वर्ट करना है, सिर्फ राउंडिंग। इफ क्वेश्चन में टैक्स और डेप्रिसिएशन गिवन हो तो ट्रीटमेंट क्या होता है। ठीक है, सेम इनफ्लो वाले कौन से क्वेश्चन है, देखो वो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है जहाँ सेम इनफ्लो हो, मैं तो तब भी आपको देखो पहले भी कहा है, अब फिर कह रहा हूँ, एक ही टेक्निक लगे, अगर इक्वल भी होगा तो मैं सारी जगह इक्वल पुट कर, उसमें कोई मसला नहीं। अगर तो आपने पहले स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हुई है और कहीं किसी लेवल पे स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड पढ़ा हुआ है तो फिर आप वो मेथड यूज करो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं, एनविटिक जिसको कहते हैं, अदरवाइज आप इसी मेथड को यूज करो, एक ही मेथड आपको आंसर निकल आता है। अच्छा जी, अब ये तो मैंने कैलकुलेट कर दिया सारा। अब आइएगा इसके अंदर आपके जो पास्ट पेपर्स हैं मैं उसमें से एक क्वेश्चन पहले ले लूं, ये हर पेपर में आता है आपका, आपका लेटेस्ट पेपर जो है वो विंटर 2021 का, ये मैंने ओपन किया, ये देखिए आखिरी क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए वो लिख रहा है यूजिंग हर्डल रेट 10% कैलकुलेट द फॉलोइंग। अब 0 ईयर में कैश आउटफ्लो है 10,000, फर्स्ट ईयर में भी कैश आउटफ्लो है 10,000, और 2 3, अब ये 2 से 5 लिखा हुआ है 10,000, ये इक्वल कैश फ्लो है जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ये इक्वल कैश फ्लो है। ठीक है, तो लेकिन मैं इसको उसी टेक्निक से करूंगा जैसे मैंने करवाया, वो ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो ये सॉल्व कर रहा हूँ, ये है पेपर मेरे पास विंटर 2021, क्वेश्चन नंबर
7, आई थिंक 7, नो, क्वेश्चन नंबर 10, ये लेटेस्ट पेपर में और बहुत आसान क्वेश्चन है। और देखो कितने मार्क्स का है, 2 2 2 6 और 4, 10 मार्क्स। इसमें 4 चीजें निकालनी है, पे बैक, डिस्काउंटेड पे बैक, नेट प्रेजेंट वैल्यू और IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये जो अभी हमने डिस्कस की, इसमें से 2 मेथड आज डिस्कस किए हुए और 2 पिछले लेक्चर में डिस्कस किए, तो एक दफा रिवाइज भी हो जाएगा। और इसमें हर्डल रेट दिया हुआ है 10%। तो सबसे पहले तो मैं पे बैक की तरफ आता हूँ, और इसमें एक तरीका ये होता है कि टेबल में एक भी रख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं पहले सिर्फ ये ले रहा हूँ, ईयर और कैश फ्लो। देखिए मैं इसमें ईयर जो लूंगा ये इसी तरह लूंगा, मैं उसको इक्वल कैश फ्लो को एन्युटी मेथड से नहीं कर रहा। अब कैश फ्लो 0 ईयर में मेरे पास 10,000 माइनस है, जरा क्वेश्चन देखते जाइए। पहले साल भी 10,000 माइनस है, उसके बाद सेकंड से 5th ईयर हर साल कैश फ्लो 10,000 प्लस में, 10,000 10,000 10,000 10,000। इंस्टेड ऑफ एन्युटी मैं इसको इसी तरह लिख रहा हूँ। अब कैश फ्लो निकालने के बाद, अब चूंकि मैंने पे बैक निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, एक्यूमुलेटेड कैश फ्लो निकालूंगा। एक्यूमुलेटेड कैश फ्लो कैसे निकलेगा, पहले 10,000 लिया फर्स्ट ईयर में, 10,000 ये भी माइनस की वैल्यू है, ये भी माइनस की वैल्यू है, तो ये 20,000 हो गया। फिर 20,000 में से 10,000 माइनस किया 10,000, फिर माइनस 10,000 में 10,000 मैंने प्लस किया, 0 हो गया। फिर 0 में 10,000 प्लस किया 10,000, फिर 10,000 में 10,000 प्लस किया 20,000। तो यहां से मेरा पे बैक निकल आएगा इन ईयर्स। जैसे मैंने बताया था कि आपका 0 ईयर को छोड़ते हुए यहां से चलिएगा, कितने साल लगेंगे, ये 1, जहां जहां नेगेटिव वैल्यू आ रही है 1, और ये भी 0 आ रहा है तो एग्जैक्टली 1, यानी इसमें जो पे बैक पीरियड है वो एग्जैक्टली 3 ईयर्स है। 3 ईयर्स इज द पे बैक पीरियड। ये आंसर आ गया पहला, पार्ट ए, दिस इज द पे बैक पीरियड। अच्छा, अब दूसरा वो कहता है डिस्काउंटेड पे बैक। डिस्काउंटेड पे बैक के लिए मुझे पहले प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना, ताकि मैं इस कैश फ्लो को डिस्काउंटेड में कन्वर्ट कर सकूं। डिस्काउंटेड कैश फ्लो, सॉरी, पहले आप निकालोगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10%, क्योंकि वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 10% पे फैक्टर निकालना है। ये हर्डल रेट 10% है, ठीक है। अब 10% पे निकालूंगा तो पहली वैल्यू 1 आएगी, उसके बाद आप डिवाइड करते जो 1 डिवाइडेड बाय 1.1, फिर इसको डिवाइड करते जाओ 1.1, फिर इसे डिवाइड कीजिएगा 1.1, इसे डिवाइड करो 1.1 और इसे डिवाइड करो 1.1, ठीक है। ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ गया। अब मैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकालूंगा, क्योंकि मैंने डिस्काउंटेड पे बैक निकालना, तो डिस्काउंटेड कैश फ्लोस। अब ये कैसे निकलेगा, ये जो कैश फ्लो है दिस वन, इसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर, ये 10,000 और ये सारा मैंने कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई किया 10,000 इंटू 1, 10,000 इंटू 0.909 एंड सो ऑन। तो यहां से इसको टोटल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर अब वो पे बैक पीरियड निकालना है। अब मैं यहां से लेता हूँ डिस्काउंटेड कैश फ्लो के बाद एक्यूमुलेटेड डिस्काउंटेड कैश फ्लो। एक्यूमुलेटेड DCF यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लो। जी, पहला आएगा आपका 10,000, बिल्कुल उसी तरह एक्यूमुलेट करते जाइएगा जैसे हमने पहले पढ़ा। 10,000 में ये प्लस करूंगा, फिर 19 में ये प्लस करूंगा,
फिर 10826 में 7513, फिर 3313 में 6830, अब ये पॉजिटिव वैल्यू हो गई। और इसी तरह 3517 प्लस 6209, ये एक्यूमुलेटेड कैश फ्लो आ गया। अब मैं फाइनली निकालूंगा डिस्काउंटेड पे बैक इन ईयर्स। पहला साल छोड़कर अगले साल में अब देखो कहां कहां वैल्यू आएगी। जहां जहां नेगेटिव वैल्यू है 1 करते जाओ, और जहां पॉजिटिव हो रही है वहां हमने क्या पढ़ा था, ये जो लास्ट वैल्यू है एक्यूमुलेटेड कैश फ्लो वाली, इसको इस साल के डिस्काउंटेड कैश फ्लो पर डिवाइड कर दूंगा। तो 0.49 जो है ये वर्किंग, या मैं फिर शो कर देता हूँ, 3313 डिवाइडेड बाय 6830। अब इसको टोटल किया तो ये 3.49 इज द डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। ये जो मैंने पहली टेबल पे निकाला, ये पार्ट ए एंड 2A पे निकाल दिया, पार्ट ए एंड बी, ये दो पार्ट मैंने यहां निकाले। अब इसके बाद नीचे आते हैं पार्ट सी और डी में नेट प्रेजेंट वैल्यू और IRR। वैसे तो एनपीवी यही निकला हुआ, एनपीवी अगर निकालना हो तो ये जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो है इसको प्लस कर दो, इसको प्लस किया तो ये 9726, ये मेरी एनपीवी कहलाई। दिस वन इज एनपीवी। तो ये ए की टेबल से पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी मैंने तीनों निकाल लिए। अगर मैं पार्ट वाइज आंसर लिखूं तो क्या लिखूंगा, पार्ट ए जो था क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी कि आप पे बैक पीरियड निकालो, पे बैक पीरियड, तो वो हमारा आया 3 इयर्स, आंसर आया 3 इयर्स। और पार्ट बी में वो आपसे रिक्वायर कर रहा है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, इसका आंसर जो आएगा वो हमने निकाला 3.49 इयर्स। तीसरा पार्ट उसने कैलकुलेट किया, कहा कि नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालो। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी, वो सॉरी क्या निकलेगी, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 9726। ये मेरे 3 आंसर आ चुके हैं। अलबत्ता पार्ट डी को मैं अलहदा इसलिए ले रहा हूँ कि आगे टेबल काफी बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए मैं अलहदा से लेता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले ईयर्स और कैश फ्लो एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, ठीक है जी। ये पार्ट डी की कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ पार्ट डी मीन IRR। ये कैश फ्लोज लिख दिए। अच्छा, अब मुझे डिस्काउंट फैक्टर क्या लगाना है, देखो आसान तरीका ये है कि एक डिस्काउंट फैक्टर लगा हुआ है 10% और इस पे एनपीवी आ रही है, तो मैं वही प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर उठाता हूँ 10% पे, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है। तो जो क्वेश्चन में गिवन है मैं वही उसको ही प्रेफर कर रहा हूँ। और इस पे कैलकुलेट किया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। और डिस्काउंटेड कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये पहली एनपीवी आई, ठीक है जी। इसको टोटल किया तो एनपीवी वही जो ऊपर निकली हुई है 9726, ये एक एनपीवी आ गई। दिस वन इज एनपीवी। अब दूसरी एनपीवी के लिए मुझे क्या करना है, अब एक रेट और चाहिए। अब इतना रेट चाहिए कि ये जो कैश फ्लो है या प्रेजेंट वैल्यू जो है या डिस्काउंटेड कैश फ्लो जो है ये नेगेटिव हो जाए। तो मैं क्या करता हूं, इसके लिए अब 10% की बजाय इसको 18% पे ले जाता हूं, ठीक है। तो पहला फैक्टर 1 आएगा और इसके बाद आप फैक्टर निकालते जाओ, 1 डिवाइडेड बाय 1.18, फिर ये जो आंसर आया इसको डिवाइड कर दो 1.18 पर, फिर डिवाइड करो 1.18, फिर डिवाइड करो 1.18 एंड फाइनली वैल्यू आ गई दिस वन।
अब डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकालना है, तो इस 10,000 को मल्टीप्लाई किया 1 से, फिर अगले 10,000 को मल्टीप्लाई किया 0.847 से। अब इसको प्लस कर रहा हूं तो आंसर अब भी प्लस में आ रहा है 4,323। तो अब अगर मैं डिस्काउंट फैक्टर इसको और बढ़ाऊं और 22% पे ले जाऊं, 22% पे 1.22, तो देखिए हमारा अब डिस्काउंट फैक्टर क्या आता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू स्टिल पॉजिटिव है, स्टिल पॉजिटिव। अब अगर मैं इसको 25% पे ले जाऊं, अब देखें ये ट्रायल एंड एरर कितना लग रहा है 25% पे, तो अब आप क्या करोगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.25, तो 8.93 अभी भी पॉजिटिव है, इसको मैं डायरेक्ट 30% पे ले जाता हूं, अब नेगेटिव हो गई। अच्छा, अब अगर अपनी टेक्निक जो मैंने ऊपर समझाई उसको लगाऊं तो देखें क्या आता है। ये मैंने इसके बगैर सॉल्व किया, तो देखें कितना ट्रायल एंड एरर लगा। अब यहाँ पर टोटल मैंने किया इस कॉलम का, तो देखो 10 और 10 और 10 और 10 कैंसिल हो गया, सिर्फ 20,000 आ रहा है, ये 20,000 आ रहा है। और आपकी नेगेटिव वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट भी 20,000 है, क्योंकि 2 सालों में ये आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है, और ये भी 20,000 है। ठीक है, तो 20,000 बाई 20,000 ये आ गया 100%, और इसको लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट में 4 पे डिवाइड किया तो 25%, यानी 25% से के करीब करीब जो है वो आपका एनपीवी होगी। तो अब आप देखें कि 30% पे जाके नेगेटिव हो रही है। तो यहाँ से एक आइडिया हो जाता है कि मतलब पहला फैक्टर में 10% की बजाय 25% भी ले सकता हूँ। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 10% लूँ। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ इस मेथड के थ्रू, तो मैं 25% पे कैलकुलेट करूंगा, यानी दिस अमाउंट डिवाइडेड बाय 1.25। अगर मैं ये 25% पे कैलकुलेट करता हूँ 893 आती है, 30% पे कैलकुलेट करता हूँ तो 1029 नेगेटिव आती है। तो अब यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूंगा आईआरआर, तो ज्यादा रियलिस्टिक आपका आईआरआर निकलेगा। अब मुझे वही 4 वैल्यूज चाहिए। ए क्या होता है, लो रेट। अब लो रेट कितना है मेरे पास 25%। फिर बी हाई रेट, और हाई रेट है मेरे पास 30%। ये 2 रेट आ गए। अब 2 एनपीवी चाहिए, एन ए एनपीवी एट लो रेट जो कि 893 है, और फिर एनपीवी एट हाई रेट जो कि नेगेटिव एनपीवी है 1029। अब ये चारों वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब हम इसमें वही कैलकुलेशन में कर लेता हूँ। देखो यहाँ फार्मूला पुट करते हैं आईआरआर का। आईआरआर का फार्मूले के मुताबिक ए कितना है 25% प्लस पॉजिटिव एनपी यानी एन ए 893 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्टार्ट 893 प्लस 1029, दोनों को ऐड किया और ब्रैकेट क्लोज करके अब जो रेट है उसका डिफरेंस ले लिया 30% माइनस 20% बी माइनस ए। अब ये कैलकुलेशन करता हूं, पहली वैल्यू 893, दूसरी वैल्यू 893 और 1029। ये चीज वही जो मैंने कहा आपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करनी है, तो 893 डिवाइडेड बाय 1922 ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 30% माइनस 25% यानी 5% से। इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 5% से 2.3% आ गया, और इसमें वो जो 25% ए नजर आ रहा है वो प्लस किया, तो 2.32 प्लस 25% इज 27.32 इज द आईआरआर। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया आईआरआर। ठीक है, ये क्वेश्चन में देखें, इस क्वेश्चन के अंदर कहीं ये नहीं मांगा कि डिसीजन मेकिंग क्या है, इस क्वेश्चन में ये नहीं मांग रहा, बल्कि सिंपल ये कह रहा है कि आप इसका आईआरआर और डिस्काउंटेड पे बैक और नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें।
ठीक है, अब मैं आपके जरा क्वेश्चंस देख लूं। स्टार्ट इन्वेस्टमेंट 20,000 कैसे है? अगर आप ये क्वेश्चन में देखो तो इसमें 10,000 की इन्वेस्टमेंट पहले से 0 ईयर में हो रही है और 10,000 की फर्स्ट ईयर में हो रही है। इसमें इन्वेस्टमेंट 2 सालों में हो रही है और जो ईयर्स हैं आपका रिटर्न है वो दूसरे साल से आ रहा है। IRR पे एनपीवी 0 होगा, यस, इस पे 0 होगा हमेशा। एनपीवी जो है, जो IRR निकलता है, अगर उस रेट को लेकर मैं कैलकुलेट करूंगा तो वो 0 होगा। ओके जी, तो अब जरा प्लीज अलाउ कीजिएगा, 8-9 मिनट है मेरे पास, मैं क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगा। अगर हैंड रेज कीजिएगा जिसने क्वेश्चन करना हो। अगर 10% लेकर IRR सेम आएगा, नहीं IRR में थोड़ा सा फर्क जरूर आता है, ये याद रखिएगा। जितना डिफरेंस ज्यादा लूंगा ना, ज्यादा, दो दो पॉजिटिव नेगेटिव दो वैल्यू का डिफरेंस ज्यादा लूंगा परसेंटेज का, तो थोड़ा सा आंसर में फर्क आएगा, ठीक है। लेकिन जितना करीब रखूंगा उतना फर्क नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको चेंज करके 25-30 किया। लेकिन गलत वो भी नहीं करेगा एग्जामिनर, क्योंकि आप कोई से दो रेट ले सकते हो, एक पॉजिटिव एनपीवी वाला और एक नेगेटिव एनपीवी वाला। जी प्लीज, कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो आप कर सकते हैं। चैट से भी मैं देखता जाता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि हमने शुरू में जो वो अजम्पशन बनाई थी वो तो IRR इज इक्वल टू 0 था, तो यहाँ पे तो रेट जो है वो 8, 9, 10 इस तरह से आ रहा है, तो 0 कहाँ पे वो उसको कंसीडर कर रहे हैं हम? देखें, जब आप एक पॉजिटिव वैल्यू लेते हो और एक नेगेटिव वैल्यू लेते हो और ये फॉर्मूला यूज करते हो इंटरपोलेशन का, तो ये एक्चुअली उस वैल्यू पे ले आता है, उस परसेंटेज पे ले आता है जहां पर एनपीवी 0 हो रही हो। जी ठीक है। हाँ जी, रमजान में जो टाइमिंग है वो 3:30 से 5 o'clock है, 1.5 घंटे की क्लास है। जी प्लीज क्वेश्चन कीजिए। एनी क्वेश्चन? जी, वलीद को अलाउ कीजिएगा क्वेश्चन करने के लिए। कितना कोर्स रह गया? सिर्फ 3 से 4 टॉपिक छोटे छोटे रह गए, बाकी कोर्स तकरीबन मुकम्मल। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये IRR के सर बेसिक कंसेप्ट इसका ये कि प्रॉफिट के बिजनेस में जितना प्रॉफिट है तो इसलिए बिजनेस पहले से इंस्पेक्ट करता है कि ये हमारा हर्डल रेट ये IRR की बेस पे हम निकालते हैं कि हम ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले ये एंटिसिपेट करे होते हैं कि हमारे यहाँ पे NPV 0 है और हमें फ्यूचर में ये पर्टिकुलर बिजनेस प्रॉफिट ही जनरेट करके देगा। सर ऐसे ही है? जी जी, देखिए, जब IRR आप निकालते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में IRR 27% आया राउंडिंग में, ठीक है। आपका हर्डल रेट 10% है। हर्डल रेट हम इसको इस तरह डिफाइन कर देंगे कि अगर 10% से कम कोई रिटर्न देगा ना प्रोजेक्ट, तो मुझे उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और ये बता रहा है कि ये प्रोजेक्ट 27% रिटर्न देगा, तो इसका मतलब ये हर्डल रेट से बेहतर है, इसलिए हमें इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, अगर मैं एक्सेप्टेंस की बात करूँ। सर ये अगर फॉर एग्जांपल 10% भी होता तो हम तब भी इसको एक्सेप्ट कर लेते क्योंकि ये हमारा हर्डल रेट के हम इक्वल। सर ये बेसिकली हमने अपने हर्डल रेट के मुताबिक ही ये हमने IRR को देखना है। सर ऐसे ही है? जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अगर डिसीजन लेना है, इस क्वेश्चन का खैर डिसीजन मांगा नहीं हुआ, लेकिन डिसीजन लेंगे। अच्छा, अब थोड़ी सी मैं एक दो बात कर लूँ आपकी, कि जो अब नेक्स्ट क्लास होगी इंशाल्लाह, उसमें मैं आपको पहले क्वेश्चन भी दे दूंगा। थोड़ा सा बिजी भी था और कुछ फैमिली कमिटमेंट थी, तो मैं आपको सारे क्वेश्चन भी देता जाऊंगा और हम उसकी प्रैक्टिस भी करना जाएंगे। अब जो हमारे टॉपिक रह गए हैं वो छोटे छोटे से थोड़े से टॉपिक हैं, वो साथ साथ हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। जी, आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, करें। हर्डल रेट से क्या मुराद है? हर्डल रेट मैंने अभी बताया कि वो रेट है
जिससे कम पर आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, यानी कम से कम आपको 10% जो है वो प्रोजेक्ट में रिटर्न मिलेगा तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर 10% से कम मिलेगा तो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। AAR और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स सिलेबस में नहीं है। वो जो पहला पास पेपर आप देख रहे हो ना वो बहुत पुराने हैं, उस वक्त सिलेबस कुछ और था, अब जो सिलेबस है उसमें नहीं। लेकिन अमेज़न में आप कह रहे हो 1 घंटा, ये 1.5 घंटे का नहीं पता लगेगा, 1 घंटे का वैसे नहीं पता लगता, तो 1.5 घंटा कोई मसला नहीं होता, बोलना तो मैंने है, तो कोई मसला नहीं। जी और कोई क्वेश्चन? सर काइंडली मेरा एक क्वेश्चन था कि लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन 13 था, अज्यूम किया था कि सेम रिसोर्स ऑफ लिमिटिंग फैक्टर यूज होगा तब हम वो हायर कंट्रीब्यूशन देखेंगे। तो सर अगर फॉर एग्जांपल अगर सेम रिसोर्स यूज नहीं होता तो सर हमारी फिर क्या स्ट्रेटजी होगी? अच्छा, अगर सेम वो यूज नहीं होगा ना तो प्लीज याद रखिएगा कि फिर ये तो लिमिटिंग फैक्टर थ्योरी लग ही नहीं सकती, ठीक है। ये हमेशा याद रखें, जब आप सिमिलर रिसोर्स को आप यूज करते हैं एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स में, लिमिटिंग फैक्टर तब जनरेट होता है। और अगर 2-3 डिफरेंट लिमिटिंग फैक्टर हैं तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में यूज हो रहे हैं, हर एक के लिए अलग अलग लिमिटिंग फैक्टर लगाना। सर सेम रिसोर्स का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मशीन और वो लेबर आवर्स की उनकी क्वांटिटी भी उसमें आ जाती है। जी जी, मतलब अब देखिए ना, अगर आप कहते हो मटेरियल की, चले मैं बात कर लेता हूँ। अब एक मटेरियल है ए, वो 3 प्रोडक्ट्स में यूज हो रहा है एक्स वाई जी, ठीक है। और जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ जे के एल, उसमें वो मटेरियल यूज नहीं हो रहा, उसमें कोई और मटेरियल यूज हो रहा है, वो भी लिमिटिंग है। तो अब मैं क्या करूंगा कि मटेरियल ए के अलग कैलकुलेशन करूंगा और मटेरियल बी की सेपरेट कैलकुलेशन करूंगा। ठीक है सर, आप कहना चाह रहे हैं कि सेम नेचर ऑफ मटेरियल की बात करें आप? जी एग्जैक्टली, जो लिमिटिंग फैक्टर है वो सब में सेम होना चाहिए। जी सर, थैंक यू सो मच। चलिए जी, आप सबको मेरी तरफ से रमजान मुबारक। अल्लाह पाक सबके लिए बरकतों वाला ये महीना है, हम सबके लिए बेहतरी पैदा फरमाए, हम तमाम मुसलमानों के लिए, ठीक है जी। तो अपना ख्याल कीजिएगा। और क्वेश्चन है, 2 मिनट है तो मैं दे देता हूँ आप, अगर कोई करना चाहे। जी ओके जी, चले नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन करते हैं जी। अल्लाह हाफिज।